नमस्कार साथियों, जीनियस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये क्लासेस आपको जो सीरीज प्रोवाइड कर रही है वो केवल आपके सेल्फ मूल्यांकन के लिए है और आप ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से संभाल के पढ़ें और इनका जो कंटेंट है, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वहाँ वीडियो रोक कर आप नोट जरूर कर लें। और इस सीरीज में आपको आंसर भी देना होता है, जो आप हमसे पहले आंसर अपना मार्क कर लेंगे और फिर हम आपको आंसर बताएंगे तो तुरंत ही चेकआउट हो जाएगा। जैसे आपके 50 क्वेश्चनों की सीरीज में ये आपको स्कोर देखना है कि आप कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो या तो एग्जाम में आए हैं या एग्जाम में आने की इनकी ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की ये सीरीज सुपर सेट 8। चलिए, तो इसमें ये आप सबको पता ही है कि जीके जीएस के स्पेशल क्वेश्चन रहते हैं ये, और ये आपको अच्छी तरह से करना है और कोई जल्दबाजी नहीं, सीधा सीधा पहले आप जल्दी से अपना क्वेश्चन पढ़ के आंसर लगा लेंगे, फिर हम आपको आंसर बताते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट रहेगा ये, जैसा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी हम सब जानते हैं एआई के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अभी एआई का बहुत दौर अच्छा चल ही रहा है। आप सब खूब अच्छा मौज कर रहे हैं, वो भी गिबली के साथ अपनी फोटो डाल के। लेकिन ये आपके लिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं। खैर, ये जो गिबली के थ्रू जो हम अपनी वीडियो या फोटोज दे रहे हैं वो सीधा एआई के पास पहुंचता है, तो एआई का जो भी कंट्रोल सिस्टम है वो अभी पैमाने तय नहीं हुए हैं। इस वजह से ये डर बना रहता है कि कहीं एआई के द्वारा हमारी फोटो का मिसयूज ना किया जाए। ठीक है, तो कृपया हर चीज जो करने से पहले थोड़े से सावधान रहें, उस चीज को समझें भी। ठीक है, चलिए, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? क्या वो जॉन मैकार्थी हैं या चार्ल्स बेबेज हैं, बिल गेट्स हैं या स्टीव जॉब्स हैं? ठीक है, तो आपने आंसर लगा लिया होगा। उम्मीद है आप इस चीज क्वेश्चन को जानते होंगे इसका आंसर, और अगर आपने आंसर ए आपने चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए, तो आप एक अपनी नोटबुक साथ में रखें जिसमें आप सेट नंबर 8 और सीरीज बना लें। यहाँ क्वेश्चन नंबर और ये 1 और ये यहाँ आपका जवाब, तो यहाँ आप लिख लें राइट, और राइट आंसर क्या होगा तो वो आप यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, जिससे आपका मूल्यांकन लिस्ट 50 क्वेश्चन की आसानी से तैयार हो जाएगी और सही रिजल्ट का आपको पता चल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान RLV यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ये तकनीक विकसित करने में कौन सा देश अग्रणी है? ये आपको अच्छी तरह से पढ़ा होगा आपने और क्लास में बताया जाता है। ठीक है, तो पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान जो RLV तकनीक विकसित करने में कौन सा देश अग्रणी है, तो आपने लगा लिया होगा। क्या वो रूस है, चाइना है, अमेरिका है या भारत है? ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है वो सी है, यानी अमेरिका है। ठीक है, और इसका इसलिए भी यूज किया जा रहा है कि जो अंतरिक्ष में जो बार बार प्रक्षेपण करते हैं तो उसमें जो उस प्रक्षेपण यंत्रों में यान में जो भी यंत्र होते हैं उनका दोबारा से रीयूज किया जाए। ठीक है, और बजट भी मतलब कम खर्चा में वो चीज हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्छ उत्सव। कच्छ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आप सबको पता है, कच्छ से तो आप जानते हैं कच्छ कहाँ पर है, गुजरात में। लेकिन ऑप्शन में सभी जो आंसर हैं यानी ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी गुजरात के ही क्षेत्र हैं। तो कच्छ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? क्या भुज में मनाया जाता है या राजकोट में या अहमदाबाद में या सूरत में? तो आपने आंसर लगा लिया होगा, इसका सही आंसर होगा भुज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक घरेलू नौकरानी अपनी 12 वर्षीय बेटी को स्कूल भेजने के बजाय एक आवासीय कॉलोनी में घर की सफाई के काम में मदद करवाती है। नौकरानी द्वारा किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन किया जाता है? यानी ये बिल्कुल आसान सी बात है कि जब कोई घरेलू नौकरानी अपनी कोई 12 वर्ष की छोटी सी बच्ची को स्कूल भेजने के बजाय एक आवासीय कॉलोनी में घर की सफाई का काम करवाती है या घर की सफाई जो खुद करती है और बच्ची को भी अपने साथ काम में मदद करने के लिए ले जाती है, तो नौकरानी द्वारा ये उस बच्ची का किस मौलिक कर्तव्य का या उसके लिए यानी कौन सा मौलिक कर्तव्य का इसमें उल्लंघन वो कर रही है? तो क्या वो देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना वाला, या समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना, या सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान कराना। तो जो हमारा मौलिक कर्तव्य है ये अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान कराना, जैसे कि 11वां हमारा जो नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है उसमें यही दिया गया है कि माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर जरूर प्रदान करें। ठीक है, तो इसका आंसर आपने पढ़ते ही लगा लिया होगा। ठीक है, तो डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1994 से शीतकालीन ओलंपिक पारंपरिक रूप से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के कितने वर्ष या कितने महीने बाद होते हैं? तो आपको पता है शीतकालीन ओलंपिक जो होता है उसके बाद जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आता है वो कितने समय बाद आता है? तो इसका आंसर आप लगा सकते हैं, क्या वो 4 साल बाद या 3 महीने बाद या 2 साल बाद या 6 महीने बाद? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपने लगा लिया है। अगर आपने 2 वर्ष लगाया है तो आपका आंसर सही होगा। और इस अंतराल में दोनों के बीच में अपना अपना 4 साल का अंतर आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये आप सबको पता होगा। ठीक है, तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सबको पता है, इसमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। इसका आंसर डी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को उच्च गति के इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने और डिजिटल साक्षरता में सुधार के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, ये ध्यान रखेंगे यहाँ से, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया है? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है वो उसकी शुरुआत कब से हुई है? ठीक है, तो क्या वो 25 सितंबर 2014 से, या 15 जुलाई 2017 से, या 25 जून 2016 से, या 1 जुलाई 2015 से? तो आपने आंसर लगा लिया होगा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 1 जुलाई 2015 से हुई थी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में संविधान 100वां संशोधन अधिनियम लागू हुआ था? तो आपको बताना है संविधान का जो 100वां संविधान संशोधन है वो कब लागू हुआ था। ठीक है, तो क्या वो 2001 में, 2009 में, 2015 में या 2020 में? तो इसका आपने आंसर लगा लिया होगा, तो आंसर सही आंसर है 2015। तो याद रखेंगे कि जब प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में इसको 2013 का एक विधेयक है, ठीक है, जो जाके 15 में लागू होता है, यानी विधेयक पास हो जाता है 15 में। ठीक है, तो यही चीज है कि लागू हुआ था तो 2015 में प्रणब मुखर्जी ने 2013 में इसका संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL में HTTPS में S का क्या अर्थ है? इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखे जा रहे हैं, तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन की तैयारी भी करके रखना है। ठीक है, तो URL में HTTPS में S का क्या अर्थ है? तो आप जानते हैं, क्या वो स्टैंडर्ड है या सिक्योर है या सिस्टम है या सर्विस है? तो इसका सही आंसर आपने लगा लिया होगा और आंसर इसका सही होगा सिक्योर। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, और अगर आप जानते हो कि HTTPS में आपको S का तो पता चल गया है, HTTPS का मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये बाद में क्या जुड़ गया? सिक्योर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तारा जो लाल रंग का दिखाई देता है वह एक नीले रंग के तारे की तुलना में
अधिक गर्म होता है, कम गर्म होता है, समान तापमान का होता है, या उसके तापमान के बारे में कुछ भी निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर आपको सोच समझ के लगा लेना है। उम्मीद है आपने लगा लिया होगा। और इसका सही जवाब होगा कम ताप, यानी कम गर्म होता है। ठीक है, नीले रंग का ज्यादा होता है गर्म और लाल रंग का कम होता है। ये बात आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये आपको ध्यान रखना है। 4 जनवरी को दिवस कौन सा मनाया जाता है? क्या वो मतदान दिवस है, या ब्रेल लिपि दिवस है, या कैंसर दिवस है, या विज्ञान दिवस है? ठीक है, तो ये चीज आप अच्छी तरह से जानते होंगे। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। अगर आपने आंसर बी लगाया है तो आप बिल्कुल सही हैं। तो ब्रेल लिपि जो दिवस है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है, और वो भी किसके लिए? तो जो 4 जनवरी को फ्रांसीसी विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, जिनका नाम लुईस ब्रेल था, उन्हीं के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है। इन्होंने अंधों के जीवन में एक बहुत बड़ा आविष्कार किया था, जो ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है, जिससे दृष्टिहीन लोग आसानी से किसी भी चीज को पढ़ सके। उसमें इस तरीके से उकेर दिया था कि अंगुलीनुमा उस पर हाथ फेरते ही पता चला लेते हैं वो क्या लिखा है। तो उनकी शिक्षा के लिए भी ये महत्वपूर्ण साधन बन गया था। ठीक है, कंफ्यूजन कहीं कहीं पे ये भी हो जाता है कि कहीं 4 जनवरी ऐसा तो नहीं कैंसर दिवस हो, तो ये भी ध्यान रखना है कि 4 जनवरी नहीं, कैंसर दिवस 4 फरवरी को होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से गलती भी मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन के द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह प्रक्षेपित किया गया था? तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, किस संगठन द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह प्रक्षेपित किया गया था? तो वो क्या है? पिक्सेल। ठीक है, पिक्सेल है कि ईसा है, या स्पेस एक्स है, या इसरो है? तो जो भी है आपने आंसर लगा लिया होगा, और इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है जल्दी से। अगर आपने लगा लिया है और अगर आपने वास्तव में आंसर ए ही लगाया है तो आंसर आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? क्या वो सूरत में किया है, दिल्ली में किया है, भुवनेश्वर में, या गुवाहाटी में? तो आपने इसका आंसर भी लगा लिया होगा, और सही आंसर क्या है इसका? न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था? तो 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? क्या इंडोनेशिया में, या लाओस में, या वियतनाम में, या थाईलैंड में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, और अगर आपने बी लगाया है तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल, ये ध्यान रखेंगे, संकल्प और जो पहल, ये संकल्प पहल किस राज्य ने लॉन्च की है? तो नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल किसने लॉन्च की है? क्या वो उत्तराखंड राज्य ने, पंजाब ने, हिमाचल प्रदेश ने, या हरियाणा ने? तो इसका सही जवाब आपने लगा लिया होगा, और सही जवाब है सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप सब जानते होंगे कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। क्या 6 होते हैं, 15 होते हैं, या 10 होते हैं, या 5 होते हैं? तो सही जवाब इसका क्या है? आंसर 15 सदस्य होते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? बहुत कई बार एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, और होगा, उम्मीद है आपने सही आंसर भी लगा लिया होगा। लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो क्या वो इंसुलिन है, ग्लूकागन है, एड्रीनलिन है, या थायरोक्सिन है? तो आपने इसका आंसर लगा लिया है, और सही आंसर इसका क्या है? एड्रीनलिन। ठीक है, एड्रीनलिन हार्मोन का काम क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं। जैव विकास के सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक चयन की इकाई क्या है? यानी जो नेचुरल सिलेक्शन है उसकी इकाई क्या है?
तो जैव विकास के सिद्धांत के अनुसार, तो जैव विकास के सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक चयन की इकाई क्या है? क्या वो व्यक्तिगत जीव है, या जनसंख्या है, या प्रजाति है, या पारिस्थितिक तंत्र है? तो देखो एग्जाम में आजकल जो ट्रेंड है, एक तो टेक्नोलॉजी, दूसरा एनवायरनमेंट, इन दोनों चीज़ों को टेक्नोलॉजी का यूज इसीलिए किया जा रहा है या तो एनवायरनमेंट को सुधारा जा सके, ठीक है, और एनवायरनमेंट को सुधारने का एक ही तरीका है कि उसे खराब ना करें। खराब कैसे ना करें? जिस वजह से वो एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है उस चीज़ को हमें रोकना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं होता है नेचुरल का, ठीक है। तो इसमें से आपने आंसर लगा लिया होगा, जैव विकास के सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक चयन की इकाई क्या है? अगर आपने आंसर बी चुना है तो आप सही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यताओं का उल्लेख है? यानी ये ध्यान रखना, राज्य विधानमंडल के सदस्यता के लिए योग्यता किस आर्टिकल में है? तो आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को देख लें। इसका क्या अनुच्छेद 173 है, 171 है, 179 है तो या 180 है? तो इसका सही जवाब क्या है? राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए जो योग्यताओं का उल्लेख है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए अब जो चीज वन लाइन में आती थी या सीधा सीधा सेंटेंस आता था, वो थोड़ा सा तरीका इसको और तब बनाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए आता है तो क्लियर ही है, ठीक है। तो इनको जैसे खानवा का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, घाघरा का युद्ध है, चौसा का युद्ध है, अब इनकी डेट के अकॉर्डिंग यानी कालक्रम के अकॉर्डिंग इनको व्यवस्थित करना है कि कौन सा युद्ध पहले हुआ है। तो इन युद्धों में हम जानते हैं कि ये जो हमारा पानीपत का है 1526 और ये 1527, ठीक है, और ये 1500 यानी 1529 में, ठीक है, लगभग 1529 में, और ये 1539 में। हाँ, तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको डेटें पता है, ठीक है। आप जानते हैं कि ये युद्ध काफी इम्पोर्टेंट रहे हैं, ठीक है, मुगल काल में जो बाबर के द्वारा है, ठीक है। चौसा का युद्ध हालांकि बाबर ने नहीं लड़ा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पहले कौन सा आएगा, यानी पहले आएगा बी, तो बी और किसी में है ही नहीं, तो सीधा सीधा यही हो गया, है कि नहीं। 1526 का पानीपत का युद्ध पहले हुआ था, है कि नहीं, और बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। चलिए, तो यहीं से सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एक ही से काम हो जाता है। अगर यहाँ पर कहीं और बी होता तो और हमको थोड़ा सा दूसरा भी देखना पड़ता। तो यहाँ तो एक ही सेकंड में काम हो गया कि भाई एक चीज पता है कि इसमें पहले कौन हुआ, 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, तो बस बी जहाँ पर पहले पे है तो आंसर अपना सॉल्व हो गया। चलिए, अगर आपने भी ऐसे ही हमारे तरीके से किया है तो अच्छी बात है, वो आप इस प्रकार से करेंगे। अभी मैंने आपको ये तरीका बता दिया है, बस इसके लिए आपके अध्ययन में क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वो जो आपने पढ़ा है वो एक्यूरेट आपको याद आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो आप सबको पता है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, तो आप बताएं, इलाहाबाद या हल्दिया खंड, या कोट्टापुरम कोल्लम, या गोदावरी कृष्णा खंड, या सादिया धुबरी खंड। तो आपको ये आंसर आपको आ गया होगा, और उम्मीद है कि आप इस चीज आसानी से जानते होंगे। तो आपने आंसर चुना होगा ए, इलाहाबाद हल्दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता चंपारण में किसानों की दुर्दशा देखने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित करने लखनऊ गया था? ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बनाया है कि कौन सा नेता चंपारण में किसानों की दुर्दशा देखने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित करने के लिए लखनऊ गया था भाई? तो कौन था? क्या वो जेबी कृपलानी जी गए थे, या हसन मोहानी गए थे, या राजेंद्र प्रसाद गए थे, या राजकुमार शुक्ला गए थे? तो इसका आंसर आपने लगा लिया होगा। अगर आपने पढ़ा है तो आपने सही किया होगा, और अगर आपने आंसर डी लगाया है तो आपका आंसर भी सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसदीय स्थायी समितियों का कार्यकाल
कितने वर्षों का होता है। तो जो संसदीय स्थायी समितियां होती हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, क्या वो 2 वर्ष का होता है या 1 वर्ष का होता है या 3 वर्ष का होता है या 4 वर्ष का होता है। तो आपने आंसर लगा लिया होगा। अगर आपने आंसर चुना है 1 वर्ष तो आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो मानव रोगों का इलाज खोजना, या मानव जीनोम में सभी जीनों की पहचान और अनुक्रमण करना, या मानव क्लोनिंग की तकनीक का विकसित करना, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों का विकास करना। तो मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपने आंसर लगा लिया होगा। और अगर आपने आंसर बी चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी विलेन की मूलरता को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी और ग्रुप डी में देखने को ज्यादा मिलेंगे। अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों पर पकड़ बना के रखें। तो किसी विलेन की मूलरता को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है, क्या वो ग्राम प्रति लीटर है, या मोल प्रति लीटर है, या मोल प्रति किलोग्राम है, या ग्राम प्रति किलोग्राम है। ठीक है, तो इसका आपने आंसर लगा लिया होगा और सही आंसर क्या है, मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है और जितने भी साम्राज्य हैं उनकी राजधानियां भी अच्छी तरह से आप ध्यान रखेंगे। तो हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी, तो क्या वो विजयनगर की थी, परमार की थी, राष्ट्रकूट वंश की थी, या चोलों की थी। तो इसका आंसर आपने आसानी से लगा लिया होगा। आप सबको पता है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। ठीक है, अगर आपने आंसर ए ही चुना है तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी किस श्रेणी की है। यानी धूपगढ़ जो है वो किस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ये ध्यान रखना है। तो धूपगढ़ किसकी सर्वोच्च चोटी है, या धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी जो है वो किस श्रेणी का है। तो आपको बताना है धूपगढ़ किस में है, क्या सतपुड़ा में है, या अरावली में है, या अजंता में है, या विंध्य पर्वत श्रेणी में है। तो आपको किसको देखना है, धूपगढ़ को। तो इसका धूपगढ़ कहाँ मिलेगी हमको, सतपुड़ा श्रेणी में। ठीक है, अगर आपने आंसर ए लगाया है और आप जानते हैं तो बढ़िया है। और जो भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं या कहाँ प्रॉब्लम आती है या आपका जल्दबाजी में जैसे भी हो, आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को हमें सीख लेना चाहिए या तैयार कर लेना चाहिए, तो वहां पर वीडियो रोक कर आप अपना नोट्स पर जरूर मार्क कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2023 में कहा कि वह किस अनुच्छेद यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके अपूर्ण रूप से टूट चुके विवाह या जिसमें सुधार की कोई संभावना ना हो को आधार मानते हुए विवाह विच्छेद का निर्णय दे सकता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय को अगर ऐसा लगता है कि वो कोई भी ऐसा रिश्ता जो जैसे टूट चुके विवाह कोई रिश्ता टूट गया है या जिसमें किसी भी प्रकार से उसमें सुधार लाने की संभावना नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय अपने किस आर्टिकल के तहत अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके उस विवाह को विवाह विच्छेद का निर्णय दे सकता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति यानी विवेकाधिकार का प्रयोग करने की जो पावर है वो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है। तो क्या आपको पता है अनुच्छेद 136 देता है, या अनुच्छेद 32 देता है, या आर्टिकल 142 या 143। तो आपने इसका आंसर लगा लिया होगा और सही आंसर है इसका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142। ठीक है, तो जो भी चीजें आपको बड़े देखने को जरूर मिलती हैं, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय में या किसी भी प्रकार से न्यायपालिका में जो भी अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है, उसमें हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये कुछ चर्चित मुद्दे होते हैं जिसमें इस प्रकार क्वेश्चन बनते रहते हैं और एग्जामिनर का फोकस ऐसे ही क्वेश्चनों पर ज्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा स्थानांतरण की किस विधि में ऊष्मा ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में स्थानांतरित होती है।
तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप क्लास में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो वो कौन सी विधि है? क्या वो चालन विधि है, संवहन विधि है, विकिरण विधि है या बाष्पीकरण विधि है? ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आप जब देखने को मिलेगा तो आप देखेंगे ऊष्मा स्थानांतरण की विकिरण विधि में ऊष्मा ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में स्थानांतरित होती रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपने सी लगा लिया है, तो सही है आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? ये ध्यान रखना, यहाँ क्या कहा गया है, किस नदी को पार किया था। ठीक है, फिर आपको वही चीज ध्यान होगी किस नदी को पार नहीं कर पाई थी सिकंदर की सेना। ठीक है, तो ऐसा ध्यान रखना कि किस नदी को पार किया गया था। तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें एग्जाम टाइम या अपने रिवीजन टाइम। तो जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको सही से पूरा सुन के समझ लें पहले। ठीक है, तो पूछा गया है कि सिकंदर जब 326 में भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था तो सबसे पहले उसने किस नदी को पार किया था? तो क्या वो चेनाब है या सिंधु है, झेलम है या सतलज है? तो इसका सही आंसर आपको ने लगा लिया होगा और सही आंसर है इसका सिंधु, यानी सिंधु नदी को उसने पार कर लिया था। ठीक है, बाकी आपको पता है, अभी एक्सप्लेनेशन अपन नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अपन को 50 क्वेश्चन फटाफट करने हैं, रिवीजन आपके लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निवल राष्ट्रीय उत्पाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है। तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद का क्या उपयोग है? निर्यातों की गणना करना, भुगतान के लिए संतुलन की गणना करना, आयातों की गणना करना या प्रति व्यक्ति आय की गणना करना। तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद का उपयोग क्या है? तो इसका आंसर आपने लगा लिया होगा और सही आंसर क्या है? कई बार आपको बता चुके हैं, प्रति व्यक्ति आय की गणना करना निवल राष्ट्रीय उत्पाद का एक तरह से यूज होता है। क्लियर? चलिए, तो आंसर आपका इसमें क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है? ये ध्यान रखना, तारपा। ठीक है, तारपा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख या दादरा और नगर हवेली। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा कि तारपा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंसर आपने लगा लिया है और इसका सही आंसर होगा दादरा और नगर हवेली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्तन कैंसर की पहचान और निवारण के लिए सवेरा नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब आपको बताना है कि सवेरा नामक कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जो किसके लिए है। एक चीज ये और भी ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चन ही आपको क्वेश्चन सिखा जाते हैं। जैसे कभी एग्जाम में यही पूछ लें कि सवेरा नामक कार्यक्रम का संबंध काय की पहचान करने से है, तो आप फटाक से लगा देंगे स्तन कैंसर की पहचान और निवारण के लिए। ठीक है, चलिए, लेकिन फिलहाल ये पूछा गया है कि स्तन कैंसर की पहचान और निवारण के लिए सवेरा नामक कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो वो कौन सी राज्य सरकार है? वो है हरियाणा या उड़ीसा या हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो जो भी आपने पढ़ा है आंसर आपको आता है तो आपने लगा लिया होगा। उम्मीद है आपने आंसर सही चुना होगा। और वो आंसर कौन सा है सही? तो सही आंसर हम आपको बताते हैं, वो है हरियाणा सरकार। ठीक है, तो हरियाणा सरकार ने स्तन कैंसर के पहचान और निवारण के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया है? तो सवेरा नामक कार्यक्रम चलाया है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि या कभी के एग्जाम में यही आ जाए कि किसने विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो वो भी आपको, और कहाँ पर किया है वो अभी आपसे पूछा ही रहा है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। तो क्या वो मॉरिशस में किया है या नेपाल में किया है या भूटान में या श्रीलंका में? तो इसका सही जवाब क्या है कि हमारे जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं, उन्होंने मॉरिशस में विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इस प्रकार से भी आप आंसर दे सकते हैं, या इस क्वेश्चन से भी बना लिया करो कि मॉरिशस, हाल ही में मॉरिशस में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने
किस केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन में इस प्रकार से भी आ जाए, या इस प्रकार से आ जाए कि एस जयशंकर ने मॉरिशस में, या एस जयशंकर का आंसर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे कि भारत के पहले विदेशी जनऔषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में किसने किया है? तो वो आपका आंसर बन जाएगा, हमारे विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर जी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। किसी प्रकार से आप पढ़ने का मतलब है जो आता है वो बढ़िया है, जो नहीं आता है उसको आप अच्छी तरह से समझ लो और अपने हिसाब से नोट बना लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो जो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है, परम रुद्र है सुपर कंप्यूटर है, ये स्थापित कहाँ किए गए हैं? तो क्या मुंबई, चेन्नई या बंगलौर में, पुणे, दिल्ली और कोलकाता में, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर में, लखनऊ, पटना और भोपाल में? तो आपने इसका पढ़ा होगा और इसका आप आंसर आपको आ गया होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? पुणे, दिल्ली और कोलकाता। अगर आपने बी आंसर चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में प्रारंभिक वर्षा मानसून की अरब सागर शाखा के द्वारा होती है? यानी भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में जो प्रारंभिक वर्षा होती है यानी मानसून की अरब सागर शाखा के द्वारा होती है? तो किस राज्य में होती है? तो आपको ये कई बार आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्या वो मिजोरम में होती है, या केरल में होती है, असम में होती है, या तमिलनाडु में होती है? तो आपको पता है कि मानसून वर्षा की शुरुआत सीधे कहाँ से शुरू होती है? तो केरल तट से होती है, तो केरल में ही सबसे पहले वर्षा होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरला। ठीक है, चलिए प्रारंभिक वर्षा, इस क्वेश्चन को अभी पिछले सेट में हमने दूसरे तरीके से पूछा था, है ना? तो आप भी ध्यान रखा करेंगे उस चीजों को। क्वेश्चन को तकनीकी तरीके से पढ़ना है, यानी पढ़ाई सब करते हैं, आपको थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कथकली नृत्य के कलाकारों के लिए कितने प्रकार के श्रृंगार यानी बेसम का उपयोग किया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये पढ़ाया गया, क्लास में भी पढ़ाया गया था क्वेश्चन, तो आपको आना चाहिए ये। तो कथकली नृत्य के कलाकारों के लिए कितने प्रकार के श्रृंगार यानी बेसम का उपयोग किया जाता है? तो क्या वो 11 प्रकार के, या 9 प्रकार के, या 5 प्रकार के, या 7 प्रकार के? तो सही आंसर आपने लगा लिया होगा। तो कथकली नृत्य में श्रृंगार या बेसम कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के। अगर आपने आंसर सी ही लगाया है तो आप बिल्कुल सही हैं, और अगर नहीं आया है तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना। ठीक है, जनवरी 2025 तक निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष है? देखिए ये अभी आपको पढ़ाया गया था करंट वाली क्लास में कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो क्या वो लोकेश्वर सिंह पंत हैं, या प्रकाश श्रीवास्तव हैं, या अजय नारायण झा हैं, या स्वतंत्र कुमार हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपने लगा लिया होगा, और सही आंसर है इसका कि भारत के यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, जिन्हें हाल ही में अभी बनाया गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2026 के शीतकालीन ओलंपिक में ओलंपिक कहां पर आयोजित किए जाएंगे, है ना? यानी किस देश में? यहाँ पर ओलंपिक, सवाल लिख लेना, किस देश में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा क्या इटली में किए जाएंगे, या जापान में, या यूके में, या अमेरिका में? तो 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपको पता है इटली में किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली पूर्णतया 100% डिजिटल साक्षर पंचायत है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो आपको ये पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से गलती ना करें। तो यानी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर पंचायत है? तो वो कहाँ है? क्या महाराष्ट्र में है, केरल में है, दिल्ली में है, पुदुचेरी में है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? केरल। ठीक है, अगर आपने केरल ही लगाया है तो बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान। देखिए मैंने जो आपको नोट्स बनवाए थे 1 लाइन क्लास में, उसी से सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे एग्जाम में भी आते हैं। अभी आपने जैसे आरपीएफ के एग्जाम देखे थे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके नोट से ही मिले हैं। तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? क्या वो मिजोरम में है,
नागालैंड में है, अरुणाचल प्रदेश में है या हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए आंसर आपने लगा लिया है। अगर सही आंसर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नोट कर लेना पॉइंटों को। चलिए, एकीकृत बाल संरक्षण योजना यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आपको ऐसे क्वेश्चनों पर भी नजर रखना है भाई। तो एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? क्या वो 2009-10 में या 2016-17 में, 2011-12 में या 2015-16 में? ठीक है, तो एकीकृत बाल संरक्षण योजना कब की गई थी? 2009-10 में शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, या एक समान और समान दिशा में प्रतिक्रिया होती है, या एक असमान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, या कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन आता है, न्यूटन के सभी नियम आपको आते हैं और इसका सही जवाब क्या है तो आपको अच्छी तरह से पता है कि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी आपको भारतीय संविधान का वो आर्टिकल बताना है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है। तो क्या वो आर्टिकल 75 है या 108 है या 100 है या 156 है यानी 156 है? तो जल्दी से आपका आंसर आ गया होगा और सही आंसर क्या है इसका? तो आर्टिकल 108 में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी आपको फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से याद होगा। IDBI की स्थापना कब की गई थी? तो क्या वो 1982 में, 1964 में, 1955 में या 1980 में? तो जल्दी से आप अपना आंसर लगा लीजिए और सही आंसर क्या है? उम्मीद है आपने आंसर लगाया होगा बॉम्बे यानी 1964 में। अगर बॉम्बे लगाया है तो आप सही हैं। चलिए अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। सकेवा के कीरत खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। यानी सकेवा किस राज्य के कीरत खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है? इस प्रकार के क्वेश्चन आप बिल्कुल एकदम नोट कर लें भाई। तो सकेवा कहाँ का एक धार्मिक त्योहार है जो कीरत खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो क्या वो सिक्किम में मनाया जाता है या हिमाचल प्रदेश में या गोवा में या अरुणाचल प्रदेश में? तो आपने सही आंसर लगा लिया होगा और ये जो सकेवा त्योहार एक धार्मिक त्योहार है जो सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अधिकांश लोग निम्न में से किन राज्यों या अन्य से राज्यों से प्रवास किए गए थे? तो ये चीज अच्छी तरह से आपने पढ़ा होगा जनगणना में, 2011 की जनगणना में, कि भारत के अधिकांश लोग किन राज्यों से अन्य राज्यों में प्रवास किए थे। तो वो राज्य कौन से हैं? क्या उत्तर प्रदेश बिहार है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र और गुजरात है, राजस्थान और गुजरात है? तो इसका सही आंसर क्या होगा कि अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से अन्य राज्यों में प्रवास किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लंगबीर नृत्य, देखिए हर एग्जाम में कोई ना कोई लोक नृत्य या धार्मिक त्योहार, पर्व, मेला, इस प्रकार के जो स्टैटिकल पोर्शन वाले क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये त्योहार भी बहुत सारे हैं, मेले भी बहुत हैं, तो एकदम याद करने में थोड़ा कठिनाई होती है। तो आप पढ़ाई करते रहिए क्योंकि पढ़ाई एक लगातार अभ्यास मांगती है। तो पढ़ाई के साथ साथ आपको अभ्यास करना है, तो अभ्यास के लिए हम आपको लगातार डेली 50 क्वेश्चन की सीरीज प्रदान कर रहे हैं जिससे आप अपना सेल्फ मूल्यांकन कर लेते हैं। आपको पता चल जाता है कि आप कितना
स्कोर गेन कर पा रहे हैं और आपकी जीके में कितनी स्कोरिंग हो पा रही है। बाकी आप अगर जिन क्वेश्चनों में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको उचित सलाह देंगे। तो क्वेश्चन है, लंगवीर नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो लंगवीर क्या हरियाणा का है, गुजरात का है, उत्तराखंड का है या उत्तर प्रदेश का है? तो आप सबको पता है लंगवीर नृत्य जो है वो उत्तराखंड से संबंधित है, यानी उत्तराखंड में एक यह लोक नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और समाप्त कब होता है? तो कितना आसान क्वेश्चन। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलते हैं जिनको देख के बड़ी प्रसन्नता होती है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जब कोई एग्जाम में शुरुआती क्वेश्चन हम देखते हैं और हमें आने शुरू हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि पेपर बहुत बढ़िया है। लेकिन कभी कभी ऐसा ना कर लेना कि इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि आने वाले सरल आसान क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत कर लें। ठीक है, तो 1 अप्रैल को शुरू होगा तो खत्म कब होगा? 31 मार्च को। इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी सब आप क्लियर जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड इसका मुख्यालय बताएं। समझ पा रहे हैं? इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? क्या वो बेंगलुरु में है या चेन्नई में है या विशाखापट्टनम में है या मुंबई में है? ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आप अभी देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप ऐसे क्वेश्चनों पे बिल्कुल नजर सटीक बना के रखें। तो इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? अगर आपने मुंबई ऑप्शन चुना है तो आप सही हैं, और नहीं चुना है तो नोट कर लेना। ठीक है, अब ये 50 क्वेश्चन की आज ये सीरीज कंप्लीट हुई और आपके लिए एक नया क्वेश्चन है जो आपको बताना है। आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो आप हमें इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर बिल्कुल अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि हमारे अन्य भाई बहनों को भी ये सीरीज लगाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो आप इस सीरीज को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।